एकदम भैंस तो नहीं, गाय चराते थे हम सब। लेकिन डॉक्टर सीके राउत का क्या कहना है, बीरगंज राजधानी अच्छा है या जनकपुर राजधानी अच्छा है? नहीं, हम सब जाते थे जैसे आंधी आती थी तो हम सब दौड़ के अपने ही फुलवाड़ी जाते थे। क्या वर्षा जिला में देखिए संभावना काफ़ी है, ये शुरू से ही औद्योगिक क्षेत्र रहा है। प्रचार नियंत्रण करने के लिए भारत ने जिस तरह नोटबंदी किया उस तरह नेपाल को भी नोटबंदी, क्योंकि जनकपुर में भी उपयुक्त इसलिए नहीं है, मैं तो एकदम खोल के कहा था उस समय, क्योंकि वो धार्मिक नगरी है। डॉक्टर सीके राउत सिर्फ मध्य प्रदेश का नेता है कि पूरे नेपाल देश का नेता है? सबसे रुष्ट होके आ रहे हैं। डॉक्टर सीके राउत क्या करेंगे कि वो लोग जो अन्य पार्टी छोड़ के आ रहे हैं? ये है पार्टी का बात इसलिए किया, पार्टी में सब कोई सीके राउत नहीं है। मैंने उस दोस्त को या उस शिक्षक को या फैमिली वाले को या छिमेकी को मैंने बोल दिया था, वैसा बात हमको नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, इस देश के भविष्य के लिए अभी जनमत पार्टी ही एक विकल्प रह गया है, यह मान्यता स्थापित हो गया है लगभग। भाव आपका कैसा था? बाल्यकाल का दोस्त सबसे आपका झगड़ा उगड़ा होता था कि नहीं? नमस्कार दर्शक बिंद, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज़ और मैं हूं दिनेश कुमार मिश्रा। जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत के आज के संदर्भ में ये मध्य प्रदेश का परसा जिला में पार्टी प्रवेश कराने के, सदस्यता वितरण करने के लिए आए हुए हैं बीरगंज में, और आज भव्य रूप से पार्टी प्रवेश भी होने जा रहा है। डॉक्टर सीके राउत के प्रति परसा जिला में कितना क्रेज़ है, क्यों लोग इतना पार्टी प्रवेश कर रहे हैं, उस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब को हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बाल्यकाल में डॉक्टर सीके राउत पढ़ने में कैसे थे? बाल्यकाल में अच्छे थे पढ़ने में, और पिताजी शिक्षक थे मेरे, बड़े भाई सब भी अच्छा पढ़ने में थे, तो अच्छा था पढ़ने में। खेल कूद में आपका क्या रुचि रहता था? कैसा खेल आप खेलते थे अपने बाल्यकाल के सखा साथी के साथ में? अब देखिए क्या है, हम सब गांव में पले बड़े हैं, तो गांव में जो सामान्यता होता है कि गाय चराने जाना, खेतों में जाना, तो वो सब हम सब करते थे। गाय चराए हुए हैं, भैंस चराए हुए हैं? एकदम भैंस तो नहीं, गाय चराते थे हम सब। और जो जाते थे तो वहाँ पर जो नॉर्मली खेल होता है, कबड्डी, कोयली इत्यादि बोलते हैं, हाथी चुका बोलते हैं, यही सब खेलते थे। बाद में जाके वॉलीबॉल भी खेलना शुरू किए थे, क्रिकेट भी बाद में जाके खेलना शुरू किए थे। लेकिन वही है, गांव के परिवेश में जो खेल खेला जाता है। अभी के समय में आम और लीची का समय चल रहा है, इसलिए हम आते समय रास्ते में हमको थोड़ा सा याद आया, क्यों नहीं हम लोग डॉक्टर साहब से उन्हें बाल्यकाल में पूछे कि जो आम के बगीचा में, लीची के बगीचा में जाते थे आप? मेरा ये तो बचपन का बहुत सारा समय आपके बगीचा में ही बीता है। तो नदी के किनारे में हमारा बड़ा बगीचा था आपका, तो वहीं पर बहुत सारा समय सुबह शाम भी जाते थे, अधिकांश समय वहीं पर बीता है। ऐसा कभी हुआ है कि आपको मन में शरारत आया हो? बाल्यकाल में सब किसी के साथ में होता है, आपके साथ हुआ है कि नहीं कि जे किसी का आम हम तोड़ ले चुपचाप से, उसको जानकारी नहीं दे, लीची थोड़ा सा उसको हम ले ले बिना जानकारी दी हुई है मालिक से? नहीं, ऐसा नहीं था खास में, क्योंकि हम थोड़ा रिजर्व्ड, बचपन में रिजर्व्ड थे थोड़ा सा, तो कहीं किसी के दरवाजे पे जाना या किसी की बाड़ी जाना तो दूर की बात है, वो सब नहीं होता था, अपने में रहते थे। तो ऐसा नहीं हुआ है। 7-8 वर्ष के बचपन में जब आंधी तूफान आता है तो दौड़ जाते हैं लोग, आम को हमें लूटने के लिए बोलते हैं, लीची को तोड़ने के लिए, बिना जानकारी दिए हुए एक इंटरेस्ट होता है मन में बाल्यकाल में। हम सब जाते थे जैसे आंधी आती थी तो हम सब दौड़ के अपने ही फुलवाड़ी जाते थे। क्या खास में, क्योंकि हमारी फुलवाड़ी था, बड़ा था और खुला था, तो इससे पहले कि दूसरा लोग आके लेके चले जाए, इसलिए हम सब दौड़ते दौड़ते भीगते भीगते भी जाते थे। कभी कभी तो रात को भी जाना पड़ता था, उस तरह का था। स्वभाव आपका कैसा था? बाल्यकाल का दोस्त सबसे आपका झगड़ा उगड़ा होता था कि नहीं? नहीं, ऐसा है, अब पीरियड होता है उसमें। जैसे टीनेज से पहले का जो स्वभाव था वो बहुत ही सादा, रिजर्व, कम बोलने वाला, ऐसा था। टीनेज आने के बाद जो होता है, टीनेज मतलब बोले 13 के बाद, तो उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सभी के बाल्यकाल में होता है, तो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, रूल सबको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो 13-14 वर्ष के बाद जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने के लिए वैसे नेचर कुछ दिखा कि इधर जाओ, उधर जाओ, इधर देखो, ऐसा कुछ दिखा 13-14 वर्ष के बाद। उससे पहले काफ़ी सिंपल, काफ़ी
बोल रहे हैं रिजर्व रहते थे, तो दोस्तों में कितना उठना बैठना? रिजर्व बोलने से तो बहुत, अगर रिजर्व होंगे तो ज़्यादा दोस्त आपका नहीं बन पाया होगा, ज़्यादा अगर खुल के रहते होंगे तो ज़्यादा दोस्त बनता होगा। तो दोस्त के मामले में कितने दोस्त आपके साथ में रहते थे? दोस्त बनते थे, दोस्त की इसलिए बनते थे, पढ़ाई के कारण से बनते थे। जैसे बचपन पढ़ने में अच्छे थे तो सारे दोस्त सब फॉलो करते थे, एक हिसाब से सहयोग मांगते, तो उस हिसाब से दोस्त काफ़ी बनी। तो ये स्कूल टाइम में भी काफ़ी दोस्त रहते थे, और ख़ास करके जब आप क्लास में प्रथम आएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे लोग दोस्त बन जाते हैं। तो उस तरह का था, इसलिए किसी को परिचय देना तो पड़ता ही नहीं था, सारे दोस्त ही थे। टीनेजर में, मैं अंडर 13 ही बोल रहा हूँ, टीनेजर में ऐसा कोई वाक़या है जो डॉक्टर सीके राउत को अभी बैठते हैं तो उनको पछतावा होता है, जब मैंने उस दोस्त को या उस शिक्षक को या फैमिली वाले को या छिमेकी को मैंने बोल दिया था, वैसा बात हमको नहीं बोलना चाहिए था? कभी पछतावा ऐसे मन में रियलाइज़? वो होता है, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी है। जब कभी कभी नॉर्मली एकदम शांत रहते थे, कभी कभी एक दो इंसिडेंट्स है बचपन का जो एकदम काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, वो नहीं बोले होते तो अच्छा रहता। ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रसन्नता मूड आपका कब का होता है? प्रसन्नता किस मूड में, कब आप क्या चीज़ देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको मन में खुशी लगता है, आपको सुकून लगता है? हमको वही खेत खलिहान माटी जो देखते हैं ना, हरा भरा ज़मीन देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, तो और ख़ास करके पानी वाला चीज़, पोखर हो कि तालाब हो या नदी हो, तो हमको काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। अब हम लोग आपसे राजनीतिक संदर्भ में, जो जिसके लिए आप आए हुए हैं, बहुत व्यस्तता समय है आपका, अभी संसद चल रहा है, उस समय में आपका कार्यकर्ता या आपसे जुड़ने वाले लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं और पार्टी प्रवेश करना चाहते हैं। हालांकि चुनाव जिस टाइम होता है उस टाइम पार्टी प्रवेश का सिलसिला ज़्यादा रहता है, लेकिन आज के डेट में ना कोई चुनाव है, चुनाव आने में बहुत समय है, पूरा 4 साल बाकी है, फिर भी आपसे लोग जुड़ रहे हैं। आप परसा जिला में आए हुए हैं, क्या अवस्था है परसा जिला का आपसे जुड़ने का, लोगों का आपके प्रति क्रेज़ का? वैसा है कि देखिए, इस देश के भविष्य के लिए अभी जनमत पार्टी ही एक विकल्प रह गया है, यह मान्यता स्थापित हो गया है लगभग। और सभी का आशा, जो लगे हैं, जो नहीं भी लगे हैं, जो दूसरी पार्टी में हैं, उन सब के भी आशा का केंद्र जनमत पार्टी हो गया है। और इसीलिए अभी देखिए, चुनाव भी बहुत दूर है, 4-4.5 वर्ष अगर सामान्यतः हो तो दूर है। फिर भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि भविष्य अब दूसरी पार्टी में नहीं रहा और दूसरी पार्टी के जरिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इस मान्यता को जानने के बाद वो लोग जो है अभी से जुड़ रहे हैं, ताकि तैयारी किया जा सके, और अगला जो निर्वाचन 84 में होगा उसमें भारी बहुमत, और हम सब तो कहते हैं 2/3 बहुमत से अपना सरकार मध्य प्रदेश में यहाँ बनाना है, और केंद्र में भी एकदम निर्णायक अवस्था में रहना है। उसकी तैयारी के लिए हम सब भी लगे हैं, और जनता भी बड़ी उत्साहित होकर अभी पार्टी प्रवेश कर रही है। लोग जनमत पार्टी से जुड़ रहे हैं या डॉक्टर सीके राउत का, उनका पर्सनल बायोग्राफी, उनका पर्सनल इच्छा, उनका पर्सनल व्यक्तित्व, उनका काम करने का, उनका बोली शैली, इस चीज़ से जुड़ने के लिए लोग तत्पर है? अब देखिए, जनमत पार्टी का नेतृत्व अभी हम ही ले रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व का जो मूल्य मान्यता है अपना, वो पार्टी की मूल्य मान्यता में भी दिखती है। और वही कारण है कि अगर अच्छा नेतृत्व रहे, मान लीजिए ना, गाड़ी का ड्राइवर अच्छा रहेगा तब ना लोग गाड़ी में चढ़ेगा। अगर गाड़ी का ड्राइवर अगर उटपटांग हो गया तो वहाँ पर गाड़ी में लोग नहीं बैठेंगे। वही बात है कि नेतृत्व अगर अच्छा है, रिलायबल है, तो वहाँ पर लोग स्वाभाविक रूप से जुड़ रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता है कि लोग हम पे इतना भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं, तो हम उस भरोसा को कायम रखने के लिए भी पूरा दिन रात तत्पर हैं। मैंने पार्टी का बात इसलिए किया कि सीके राउत, पार्टी में सब कोई सीके राउत नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चलते पार्टी बदनाम हो जाती है। वैसे आदमी को डॉक्टर सीके राउत कार्रवाई करेंगे, निकालेंगे, क्या सोच रखे? अब देखिए, क्या है कि राजनीति हम सब जनता के लिए ही कर रहे हैं, तो जनता यहीं की जनता है, और जनता जो कहेंगे रात से सब राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे, ये भी नहीं है। जनता यही है, इसी को लेकर आपको चलना है, इसी में से आपको नेता भी पैदा करना है, इसी में से आपको कार्यकर्ता भी पैदा करना है। तो इसमें विभिन्न तरह के लोग सब जुड़ते हैं कालखंड में, ये एकदम जनता को भी याद रखना है। तो हम सब जो कहेंगे एकदम चुन चुन के राजा हरिश्चंद्र बना के लाएंगे, ये भी संभव नहीं है, एक बात समझना है। लेकिन क्या है कि पार्टी में आ जाने के बाद किस तरह का व्यवहार करते हैं,
किस तरह का आचरण करते हैं, वो हम सब ज़रूर उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं। पार्टी में आने से पहले सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि होगी, उस पर हम सब ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन पार्टी में आने के बाद पार्टी के अनुशासन के तहत चले, जनता की अपेक्षा अनुसार चले, अच्छे आचरण अनुसार चले, आचार संहिता अनुसार चले, ये हम सब ध्यान रखेंगे। और इसके विपरीत अगर कोई चल रहा है तो पार्टी ने इससे पहले भी एक्शन लिया है, कार्रवाई किया है। कार्रवाई नहीं, और सबसे पहले तो हम सब उनको सचियाने का मौका भी देते हैं कि भाई विगत में आपने जो गलती किया उसको भी सचिया लीजिए। तो ये अभी क्रम जारी है, और जनमत पार्टी जनता के हित के लिए है, तो जनता के लिए अपने नेता कार्यकर्ता उसी हिसाब से निर्देश भी देती रही है। कितना आदमी आज पार्टी प्रवेश करने वाला है, कुछ आंकड़ा है आपके पास? और मेरे पास आंकड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन भारी संख्या में एक हिसाब से देख रहे हैं तो परसा के जितने भी नेतृत्व वर्ग है, एक दो अपवाद को छोड़ के लगभग पूरा का पूरा उभर के आ रहा है। तो हमें काफ़ी प्रसन्नता भी है इस बात को लेके कि जहाँ पर हमारा संगठन बहुत कमज़ोर दिखा था पिछले निर्वाचन में, वहाँ पर एकाएक जो है पूरा का पूरा नेतृत्व भरोसा करके आ रहे हैं। तो समझिए, और नेतृत्व आ गया तो उसके पीछे, हर एक नेतृत्व के पीछे हज़ारों जनता रहती है। क्योंकि ये सब कोई रात नेतृत्व नहीं लेते हैं। ये सब मान लीजिए कोई 10 वर्ष से संघर्ष किए हुए, कोई आंदोलन किए हुए लोग सब हैं, तो इनके पीछे हज़ारों हज़ार जनता भी जुड़ी रहती है। तो उस हिसाब से हज़ारों हज़ार लोग पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। जितने नेता आ रहे हैं वो लोसपा, जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, समाजवादी पार्टी सबसे रुष्ट होके आ रहे हैं। डॉक्टर सीके राउत क्या करेंगे कि वो लोग जो अन्य पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, तो डॉक्टर सीके राउत का पार्टी वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे? अब ऐसा है, देखिए क्या है कि जो लोग खास करके प्रवेश कर रहे हैं वो आंदोलनकारी लोग इसमें ज़्यादा हैं, या तो समाज के हित चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर उनकी जो स्वार्थ है और रहता और दूसरी पार्टी में वो पूर्ति हुआ रहता तो वो यहाँ पर नहीं आते। लेकिन उनमें क्या है कि उन्होंने आंदोलन किया, जिस चीज़ के लिए आंदोलन किया वो चीज़ पूरा होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और पूरा होने की प्रक्रिया में भी नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरा नहीं हुआ, ये बड़ी बात नहीं है, पूरा होने की दिशा में भी नहीं है। उस तरफ सोच भी अब उस पार्टी सब में नहीं रह गया है कि जनता के चलो इसलिए आंदोलन के इसको पूरा किया जाए या जनता के हित में कुछ किया जाए, ऐसा सोच भी उन पुरानी पार्टियों में नहीं रहा। इसकी वजह से वो परिवर्तनकारी शक्तियाँ जो है, ऐसे नेतृत्व वर्ग जो है, वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। और उसको हम सब वही प्लेटफॉर्म देंगे कि भाई चलिए हम सब, आखिर हम सब भी आंदोलनकारी है, और इसीलिए वो जुड़ भी रहे हैं। उन्होंने देखा है कि भाई इसमें जो इस संगठन का पृष्ठभूमि रहा है, इसमें कोई पद पैसा के लिए ये रहा ही नहीं, पूरा संघर्ष के लिए रहा। तो इसमें जाके जनता के हित में कुछ किया जा सकता है, सोच भी है, सकारात्मक विजन भी है, आगे बढ़ने का योजना भी है। तो यहाँ पर उसको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वे जनता के लिए कुछ कर सके और आंदोलन की जो मांगे थे उसको पूरा करा सके। डॉक्टर सीके राउत सिर्फ मध्य प्रदेश का नेता है कि पूरे नेपाल देश का नेता है? नहीं, अभी तो पूरे देश के नेता है। भले हमारा जनाधार जो है मध्य प्रदेश नहीं कि पूरा मधेश में है। अभी तो हम सब लुम्बिनी में भी 3 सीट जीते हुए हैं, वहाँ भी लुम्बिनी प्रदेश सरकार में मौजूद है, मध्य प्रदेश सरकार में मौजूद है, और केंद्र में भी हमारा मंत्री था, अभी बाहर है, लेकिन समर्थन वहाँ भी कायम है। पहाड़ तरफ भी आपका नेतृत्व करने का इरादा है? अभी देखिए, जनमत पार्टी का आकर्षण पहाड़ की तरफ भी काफ़ी बढ़ रहा है। जो जनता में अपेक्षा दिख रहा है कि नहीं यही पार्टी कुछ कर सकती, मुझे इससे खुशी भी हुई है कि चलो जो कभी कहते थे कि नहीं खाली मधेशी के लिए बोलता है, आज उसी पे पूरा देश एक भरोसा कर रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, और हम सब पहल कर रहे हैं कि उधर भी संगठन विस्तार किया जाए। और इसमें सभी को एक बात समझना भी जरूरी है कि देखिए हमारे देश की संरचना संहिता में है अभी, और जो संविधान है उसमें 6 क्लस्टर निश्चित ही कर दिया गया है। उसमें खसारी, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू कह के क्लस्टर सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसीलिए हर एक क्लस्टर में आपको समर्थन बढ़ाना ज़रूरी है, हर एक क्लस्टर में आपको नेतृत्व विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो अंततः वो नेतृत्व चयन करके संसद में भेजना ही पड़ता है। तो अभी से ही उसके लिए गृह कार्य किया जाए ताकि हर एक क्लस्टर में नेतृत्व भी मिले, हर एक क्लस्टर में अपना समर्थन भी, सदस्यता भी ज़्यादा बढ़े। उसके लिए जब हम आ रहे थे तो एक बड़े प्यारे मित्र मेरे हैं, BHU से PhD करके आए हुए हैं, उन्होंने बोला
कि एक बार डॉक्टर सीके राउत से आप जब भी बात हो तो पूछिएगा। राजधानी के संदर्भ में, मध्य प्रदेश का राजधानी के संदर्भ में कुछ दिन बीरगंज में आंदोलन हुआ। बीरगंज वासी बोलता था कि ये बीरगंज में राजधानी होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र बिंदु था आंदोलन का। लेकिन जनकपुर हो गया, और जनकपुर वासी स्वतः चाहेंगे जो जहाँ रहता है उसके प्रति उसका माया प्रेम रहता है। लेकिन डॉक्टर सीके राउत का क्या कहना है, बीरगंज राजधानी अच्छा है या जनकपुर राजधानी अच्छा है? ऐसा ही अब ये प्रश्न अभी तो अब ये क्या है कि हम सब जो है इस पक्ष में थे खास में, क्योंकि जनकपुर में भी उपयुक्त इसलिए नहीं है, मैं तो एकदम खोल के कहा था उस समय, क्योंकि वो धार्मिक नगरी है। वहाँ पर अगर आप राजधानी बना देंगे जहाँ पर पूर्वाधार नहीं है, चौड़ा चौड़ा सड़क नहीं है और आप तोड़ भी नहीं सकते, तो वहाँ पर दिक्कत है। और कल जाके वहाँ पर सारा राजनीतिक आंदोलन होगा, बंद हड़ताल होगा, चक्का जाम होगा, और वहाँ पर पर्यटक आएंगे तो वहाँ अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए वहाँ पर उपयुक्त नहीं था। हम कहेंगे बीरगंज में भी वो पूर्वाधार नहीं दिखता है। दूसरी बात, 8 जिला के ये एक साइड में हो जाता है। तो हम सब तो इसलिए कहते थे कि सरलाही वगैरह कोई जगह पे हो, क्योंकि सरलाही में ऐसा कुछ है भी नहीं। देखिए, तो ये नई जगह पे करेंगे तभी जाके प्लानिंग करके आप नया बना सकेंगे, आप विकास होगा। और एग्जिस्टिंग शहर में जाके बनाएंगे तो वहाँ पर तो ऑलरेडी नैरो रोड रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं बना पाएंगे और अच्छा से विकास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर तो तोड़ नहीं पाएंगे पूरा, और तोड़ना उचित भी नहीं है। इसलिए कोई नई जगह होता तो सबसे बेहतर होता। तो इसलिए हम अभी भी कहते हैं, अभी भी समय है, कोई नई जगह पर तोड़ा जाए और वहाँ पर पूरा प्लान करके, जैसे नई दिल्ली प्लान करके बनाया गया, उसी तरह प्लान करके पूरा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो सारा पूर्वाधार बनना बाकी है, अभी प्रदेश सभा का अपना भवनें बनना बाकी है, प्रदेश सरकार का भवन बनना बाकी है, सारा पूर्वाधार अभी बनना बाकी है। वो नया जगह होता। और इसमें क्या किया जा सकता है, जैसे कि भारत में ही देखेंगे, दिल्ली है कैपिटल, लेकिन क्या मुंबई कम है? ऐसी बात नहीं है। तो उस अर्थ के लिए इसीलिए यहाँ भी वो किया जाता है। धार्मिक नगरी के रूप में जनकपुर को एकदम विकास किया जाएगा, और आर्थिक नगरी के रूप में बीरगंज को विकास किया जाएगा। उसी हिसाब से ऐसे करके करेंगे ना, तो और राजविराज को भी जैसे मेडिकल हब के रूप में विकास कर दिया जाए, एजुकेशन हब के रूप में विकास कर दिया जाए, इस तरह से करेंगे ना, तो सारा 8 जिला में समझिए एक तो कोई न कोई पैरेलल सिटी जैसा एकदम बड़ा सिटी जैसा बन जाएगा, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। संघीयता आने के बाद में हम लोग के देश में भ्रष्टाचार जैसे सिंह दरबार हर एक जगह पहुंच गया है, गांव-गांव में, टोल-टोल में, वैसे ही भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं गांव-गांव, टोल-टोल में पहुंच गया है। इस विषय में क्या जानकारी है डॉक्टर सीके राउत को? अब भ्रष्टाचार के विषय में तो जनमत पार्टी काफ़ी खोलकर आंदोलन करती रही है, और हम सब एकदम समझिए हमारा पहचान ही एक हिसाब से बन गया है उस तरह का। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार जो है एकदम जन स्तर तक पहुंच गया है, एकदम टोल स्तर तक पहुंच गया है। क्योंकि जन स्तर तक सरकार अभी तो स्थानीय सरकार है और बड़ा स्तर तक सरकार है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसमें कोई संयंत्र प्रभावकारी नहीं हो रहा है जो इसको नियंत्रण कर सके। और वो जब तक नियंत्रण नहीं होगा भ्रष्टाचार, फिर भी आप कितना हो योजना बना लीजिए, कितना हो बजट डाल दीजिए, विकास नहीं होगा जिसे अपेक्षा किया जाएगा। तो हम अब यही कहेंगे कि अब कोई प्रभावकारी संयंत्र बनाया जाए। अभी का अख्तियार आप देख ही लेते हैं, वो 4 से 5 से 4,000 5,000 खाने वाले को पकड़ता है, बड़ा को छूता तक नहीं है। और वो खुद अख्तियार के जो प्रमुख आयुक्त सब है उस पर ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा सब चल रहा है। तो वह निकाय अब कोई प्रभावकारी नहीं रहा है। इसलिए कोई न कोई प्रभावकारी निकाय, जैसे जन लोकपाल जैसे, वो भी प्रभावकारी स्वायत्त निकाय बनाया जाए, कम्प्लीटली फ्री निकाय बनाया जाए, ताकि वो अपना भ्रष्टाचार नियंत्रण करने का काम कर सके। दूसरा है कि इसमें कुछ टूल्स प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि पूरा फाइनेंस ही इसको डिजिटाइज कर दिया जाए, कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरा का पूरा रिकॉर्डेड रहे, डिजिटल करेंसी पूरा का पूरा। ये सब टूल सब अपनाएंगे, तब जाके भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम होगा। भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए भारत ने जिस तरह नोटबंदी किया, उस तरह नेपाल को भी नोटबंदी और दूसरा नोट लाना चाहिए क्या? वो भी एक हद तक एक बार काम करेगा, बार बार तो काम नहीं करता है। कुछ शुद्धिकरण तो होगा उससे, कुछ शुद्धिकरण एक बार के लिए होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर नेपाल में अभी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम काफ़ी आने वाला है। ये नागरिकता विधेयक जो पारित हुआ है, इसमें जो गैर आवासीय नागरिकता का प्रावधान है, तो इसमें इसका काफ़ी दुरुपयोग होने वाला है जैसा लगता है। क्योंकि अभी जो काला धन यहाँ पर बचा कर रखे हैं,
और उसी का संबंधी कहिए विदेश में भी रह रहा है गैर विदेशी नागरिकता लेके, तो यही पैसा अब उधर भेजेंगे और वह उधर से आगे इधर लगानी करेंगे। तो वो काला धन को उजला धन बनाने का एक जरिया जैसा बनने वाला है। तो ये इस दुरुपयोग को भी रोकने का कोई ना कोई जरिया निकालना पड़ेगा जैसे लगता है। आज के डेट में कृषक पानी के अभाव में, खाद के मल के अभाव में छटपट हो रहा है, ऋण नहीं चुका पा रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आपने भी, आपका पार्टी ने भी उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया पिछले साल में, जिसका हम लोग श्रेय देना चाहते हैं कि आपका पार्टी जितना मजबूत होते जा रहा है उसका कहीं ना कहीं वो भी देन है। अभी के डेट में डॉक्टर सी के राउत कृषि के लिए और कृषक के लिए, किसान के लिए, पानी के लिए, खाद के लिए संसद में क्या कर रहे हैं, क्या आवाज़ उठा रहे हैं? हम सब बार बार केंद्र के सरकार में भी इसके लिए आवाज़ उठाए और उसके चलते बहुत सारा पहल भी हुआ है। और अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री खोलने का भी बात जो किया, वो हम सब उठाकर पहल करके अपने पहल पे वो करवाए हैं, खास में कि केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री खोला जाए कह के कराए हैं। उसके अलावा G2G तहत जो खाद मंगाने की प्रक्रिया उसको हम सब तीव्रता देने के लिए लगे हैं। और हम सब क्योंकि किसान आंदोलन किए थे, इसीलिए केंद्र में भी हम सब बार बार कहे कि नहीं, हम सबको कृषि मंत्रालय दीजिए या उद्योग मंत्रालय दीजिए ताकि हम सब कुछ किसान के लिए कर सकेंगे, लेकिन वहाँ पर हुआ नहीं। मध्य प्रदेश सरकार में भी हम सब कृषि मंत्रालय मांगे और यहाँ मिला भी था और हम सब ने बहुत अच्छा काम करता। आप देखिए, अगर पिछले जब से सरकार बनी है मध्य सरकार, तब से अगर कोई चर्चा है तो कृषि मंत्रालय का ही चर्चा है काम का। हाँ, हर एक वार्ड में ऑर्गेनिक मल खाद फैक्ट्री खोलने की बात हो या अन्य बहुत सारा परियोजना सब कृषि मंत्रालय, सिंचाई के लिए, विद्युतीकरण के लिए, कृषि मीटर के लिए, किसान कार्ड के लिए, सारा परियोजना सब हम सब लाए हैं। बहुत सारा चल भी रहा है, लाए थे, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे थे वो काम नहीं देखा गया। और विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, हमारे कृषि मंत्री को सिर्फ बजट से पहले उनको अभी बिना विभागीय बना के रख दिए, ताकि हम सब चाहते थे कि इस बजट में अपनी योजना जो है ऐसे लगा दे ताकि किसान को पूरा का पूरा राहत मिले, उस सोच में थे। लेकिन इसीलिए बजट से पहले उसको हटा के बिना विभागीय कर दिए। तो हम सब फिर भी लगे हुए हैं और जैसे कि कृषि मंत्रालय हमारे मातहत आएगा तो हम सब काफ़ी किसान के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक और जेन्युइन मुद्दा जो कि पर्सनल हम लोग का व्यक्तिगत अनुभव है, उस पर आप प्रयास करेंगे कह के हमको भरोसा है। अदालत में या प्रशासनिक निकाय में जो भी मातृभाषा का हो, भोजपुरी हो, मैथिल हो, जो भी हो, वो लोग जब जाते हैं अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, उन पर मुद्दा होता है या कोई केस मुकदमा होता है तो लोग अपना बात अपने भाषा में बात करते हैं। लेकिन जज या वकील या आपका पुलिस प्रशासन वो भाषा नहीं समझ पाती है। मेरे आंखों देखी हाल है ये। मैं जज के सामने बैठा हुआ था, एक किसान आए हुए थे, उन्होंने वकील भी नहीं रखा था और जो बात बोल रहे थे जज साहब नहीं समझ पा रहे थे। गांव में कोई आदमी बदमाशी करके उन पर मुद्दा कर दिया था। इस विषय में क्या चेंजेस होना चाहिए ताकि आम नागरिक जो जिस भाषा में, मातृभाषा में परवरिश हुआ है, नेपाली भाषा नहीं जानता है या पढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए तो बहुत कठिनाई है। इसके लिए क्या संसद में आप लोग आवाज़ उठाएंगे? अब हम सब का जो शुरुआत हुआ, देखिए हम सब तो शपथ ग्रहण जिस दिन था उसी दिन से इस चीज़ को छेड़ दिए हैं कि भाई हम सब जो भाषा में शपथ लिए वो मधेशी भाषा है। चाहे कुछ भी बोले, मधेशी मतलब मैथिली बोले, भोजपुरी बोले, अवधी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मधेशी भाषा है कह के उसी दिन से छेड़ दिए हैं। और वो स्वीकार्य होना पड़ेगा क्योंकि जनप्रतिनिधि ने शपथ लिया है जिसके पीछे लाखों लोग लगे हैं, तो वो लाखों लोगों की भाषा है मधेशी भाषा, वो स्वीकार्य होना है। संसद में भी स्वीकार होना पड़ेगा और संसद में जब स्वीकार हुआ तो वह अदालत में भी स्वीकार्य होना पड़ेगा। और ये हम सब काफ़ी उठा रहे हैं आवाज़ कि अगर कोई हम पे शासन करने ही आ रहा है, CDO-SP बन के ही आ रहा है, तो मान लीजिए हम अमेरिका जाते हैं तो हम तो वहाँ अंग्रेजी सीख के ना काम करते हैं। तो अगर वो लोग मधेश में आ रहे हैं, शासन करने के लिए आ रहे हैं, तो पहले मधेशी भाषा तो सीखना पड़ेगा ना, तब ना कुछ करेंगे। उल्टा यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट को, जनता को सीखना पड़ रहा है उसकी भाषा, जबकि होता तो वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी आ रहा है तो लोक सेवा आयोग में वो विषय रख दे स्थानीय भाषा कह के कि जिस क्षेत्र में उसको खटाया जाएगा वहाँ पर पहले स्थानीय भाषा को परीक्षा दे, उसमें पास करे, उसके बाद ही वहाँ पर नियुक्त हो, चाहे वो CDO का कर्मचारी हो
या कोई भी यहाँ सरकारी कार्यालय के कर्मचारी हो, वहाँ की स्थानीय भाषा में पास करने के बाद ही वो आ पाए। ऐसा कोई व्यवस्था जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीके राउत, आपका कीमती समय है। आज पार्टी प्रवेश होने वाला है, हम लोग शुभकामना भी देना चाहेंगे कि आप अच्छा काम करें, जनता का दिल जीते। बीरगंज के माई स्थान में आपको करीब 200-300 पुलिस के घेरा में आप थे, आपको घिसिया के लेके जाया जा रहा था, शायद आपके पैर में चोट भी लगा हुआ था, लेकिन आज के डेट में वही पुलिस प्रशासन आपको सुरक्षा दे रहा है, आपके आगे पीछे आ रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब ये सब परिवर्तन है, एक परिवर्तन है। उस समय संघर्ष का दिन था, अब यही तो है परिवर्तन। जब जनता आपके पीछे लग जाएंगी, आपको जन समर्थन हासिल हो जाएगा, तो यही होता है। पहले क्या है कि बागी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब लाखों लाख जनता जुड़ गई, तो ये मूलधार में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ये परसा जिला या जो देख रहे हैं उनको क्या छोटकरी में बताना चाहेंगे, उपदेश देना चाहेंगे? ये परसा जिला में देखिए संभावना काफ़ी है। ये शुरू से ही औद्योगिक क्षेत्र रहा है, एक हिसाब से यहाँ पर कॉरिडोर ही रहा है 12 परसा दोनों का मिला के। और इतना होने के बावजूद भी जिस स्तर पे विकास होना चाहिए था, जिस स्तर पे रोजगारी यहाँ होना चाहिए था, देखिए वो दिख नहीं रहा है। डाटा में थोड़ा बहुत दिखता है, आंकड़ा में देखिए तो दिखता है जी, क्योंकि भंसार यहाँ सबसे ज़्यादा एक हिसाब से उठता है इस नाका पे। लेकिन यहाँ के गांव में जाइए, खास करके परसा के गांव में, और मैं माटी यात्रा के दौरान आपको बता दूं कि मैं गांव-गांव गया था, तो आप दूसरे जिला चले जाइए, आपको अब इतना जो है खड़ का घर नहीं मिलेगा आपको जितना यहाँ पर है परसा जिला में। देखिए एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया, क्योंकि लेकिन जनरली बाहर से सोचता था तो लगता था परसा जिला बड़ा समृद्ध है, आंकड़ा भी दिखता है, डाटा भी दिखता है, राजस्व ज़्यादा उठता है, तो उस हिसाब से दिखता था, उद्योग भी है, उस हिसाब से लगता था डेवलप होगा। लेकिन गांव में जाके देखिए तो अभी भी यहाँ पर खड़ का घर, फूस का घर जो है ज़्यादा है। घर के आगे छोटा छोटा भखारी जो बोलते हैं वो भी मिलेगा, जो दूसरे जिला में अब उतना नहीं दिखाई देता। 12 में दिखाई देता है या परसा में दिखाई देता है, दूसरे जिला में अब नहीं मिलता है। और लोग थोड़ा बहुत गांव में जो मैंने अब अनुभव किया, राजनीति से थोड़ा दूर देखे इसको। और ये मैं आज यहाँ परसा जिला में तो ये अवसर है, मैं बताना चाहूँगा ये किस लिए हुआ, इसका कारण भी मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दूसरे जिला में तो ये नहीं देखिए, दूसरे जिला में गरीब से गरीब आदमी भी अब मकान का घर बनाने लगा है देखिए। और उसका कारण वैदेशिक रोजगार में चले जाते हैं, रिस्क लेके जाते हैं, तो क्या है थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, तो कुछ लोग फेल भी होंगे, शायद 20% लोग फेल भी होंगे, तो 80% लोग जो है क्या करते, कमा के आते तो कुछ घर बना लेते। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रोजगार यहीं पर मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र है एक हिसाब से, तो रोजगार तो मिलता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर विदेश नहीं गए। एक बात, विदेश नहीं गए तो फिर यहाँ पर रोजगार मिला कैसा, सिर्फ पेट भरने वाला, कि जितने में वो पेट भर सके उतना मिला। इसलिए घर क्या हो गया, खड़े का घर रह गया। वो घर बना पाएंगे इतना सैलरी नहीं मिला, पूरा छोड़ के भी चले जाएंगे वो भी नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा काम दे रहा है, तो बस इतना सा यहाँ पर दे रहा है कि जिंदा रह सके, उसके अलावा कुछ न कर सके। वो परिस्थिति परसा जिला में आम जनता के लिए है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनता के लिए आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई। क्षेत्र के लिए थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जनता के लिए, जनता में जो है व्यापक गरीबी होने के कारण, और राजनीति से दूर भी क्यों रहा, क्योंकि वो तो सुबह शाम आके यहाँ पर उद्योग में काम करता है मजदूर की तरह, समय नहीं मिला। जो राजनीतिक रूप में भी सोचेंगे या कहीं दूसरे जगह पे देखेंगे तो पूरा इंगेज भी रह गया, और सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमाया, लेकिन कभी भी उन्नति, आर्थिक उन्नति नहीं कर सकी। परसा जिला के स्पेशल जो मैंने देखा वो एक आर्थिक एनालिसिस विश्लेषण में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीके राउत, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया। दर्शकबिंद, आप लोग देख रहे हैं अभी तक न्यूज़, जो कि भोजपुरी चैनल है, लेकिन हम लोग का संवाद के क्रम में कंफर्टेबली भाषा होने के चलते हम लोग हिंदी में बात किए हैं। अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि डॉक्टर सीके राउत का बात और जनमानस में पहुंचे। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो इच्छुक हैं, वो सुन सके। कैमरा में सहयोग कर रहे हैं अनिल सर आपके साथ में, मैं दिनेश कुमार मिश्रा विदा चाहूँगा। धन्यवाद।